हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर की क्लास की हिंदी साहित्य के इतिहास में है रीतिकाल। और रीतिकाल में भी हम बात करेंगे, 3 धाराएं हैं रीतिकाल की, जिसमें मैंने तुम लोगों को पीडीएफ भेजा था। पहली धारा आती है रीतिबद्ध धारा, उसके कौन से कवि थी वो भी मैंने उसमें लिखा था। दूसरी धारा आती है रीतिमुक्त धारा और तीसरी धारा आती है रीतिसिद्ध धारा। तो आज हम बात करेंगे रीतिमुक्त धारा, या फिर प्रश्न बन सकता है रीतिमुक्त काव्य धारा की आलोचनात्मक ढंग से विवेचन कीजिए, या फिर रीतिमुक्त काव्य धारा को समझाइए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है प्रश्न। तो भूमिका में चलेंगे हम पहले। तो यद्यपि 17वीं शताब्दी के बाद के साहित्य में रीतिबद्ध काव्य धारा लिखने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बलवती होती गई, यानी रीतिबद्ध काव्य धारा 17वीं शताब्दी में आते आते रीतिकाल का प्रादुर्भाव हुआ, और रीतिकाल का प्रादुर्भाव होते ही उस समय रीतिबद्ध काव्य धारा सामने आई। इस काल में रीतिमुक्त काव्य धारा, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि इस काल में रीतिमुक्त काव्य धारा लिखी ही नहीं गई या उसकी परंपरा ही नहीं थी। रीतिकाल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने केशव, मतिराम और चिंतामणि के समान न तो कोई रीतिबद्ध रचना लिखी और न ही बिहारी की भांति कोई रीतिसिद्ध रचना लिखी। न तो उन्होंने रीतिबद्ध केशव मतिराम की परंपरा को निभाया, और न ही बिहारी रीतिसिद्ध बिहारी हैं उनको पकड़ कर चले। ऐसे कवियों की संख्या 50 के लगभग हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने लक्षणबद्ध रचना न करके अपने स्वच्छंद प्रेम की पीड़ जनता को सुनाते रहे। इनमें घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर आदि आते हैं। ये रीतिमुक्त के प्रमुख कवि कहलाते हैं। दूसरा वर्ग ऐसे कवियों का है जिन्होंने कथा प्रबंधात्मक काव्य लिखे, जैसे लाल कवि का छत्र प्रकाश, सूदन का सुजान चरित आदि। तीसरे वर्ग में दान, मान, लीला आदि पर वर्णनात्मक प्रबंध काव्य लिखने वाले आते हैं। पहले कौन से थे? जो प्रेम के पीर की बात करते थे, प्रेम में पीड़ा की बात करते थे, वियोग की बात करते थे। वैसे उन्होंने घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर थे। दूसरे तरह के आते हैं, उन्होंने है प्रबंध लिखे, प्रबंध ग्रंथ लिखे, और इसमें लाल, सुदन आदि आते हैं। तो तीसरे वर्ग में वो लोग आते हैं जिन्होंने दान, मान, लीला, यानी ईश्वर की लीलाएं, किसी का दान, किसी के अभिमान का, इस तरह का वर्णन किया, वो कवि आते हैं। इन सभी वर्गों के कवियों में भाव पक्ष की प्रधानता अधिक है। इनकी शैली आलंकारिकता के अनावश्यक बोझ से भी नहीं दबी है। इनकी कविता में सामाजिक अवहेलना भी नहीं है और न रुग्ण श्रृंगारिकता। जो रीतिबद्ध कवियों में बातें थी, उन्होंने इन सब जो उन्होंने देखा कि इससे समाज का भला नहीं होना, जनता का इसमें कोई रुझान नहीं है, वो उन लोगों ने रीतिमुक्त आते आते उन लोगों ने या उन कवियों ने उनको छोड़ना उचित समझा। तो अब हम चलते हैं रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ। पहला ही इसका बिंदु बनता है स्वच्छंद संयत प्रेम का चित्रण। इन कवियों का प्रेम संबंधी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार है। इन्हें रीतिबद्ध कवियों के समान बंदी बंधाई परिपाटी पर प्रेम का चित्रण करना अभिष्ट नहीं है। इन्होंने जो रीतिबद्ध कवियों ने लिखा था प्रेम के बारे में, तो देव ने तो साफ साफ ही कहा, रिजी है राधा का नहाई, नहीं तो रिजी है कवि तो कविताएं, नहीं तो राधा का नहाई सुमिरन को बहानो है। अगर कोई मेरी कविता से कवि रीझ जाता है तो मैं अपनी कविता को कविता समझूंगा, नहीं तो मैं यही समझ लूँगा अपनी कविता के नाम से मैंने कृष्ण और राधा को ही याद किया है। लेकिन इन रीतिमुक्त कवियों में ऐसी बात नहीं मिलती है। उन्होंने उस बंदी बंधाई परिपाटी का पूर्णतया परित्याग कर दिया था। रीतिबद्ध कवियों के प्रेम में उन्मुक्त रूप से हृदय का स्पंदन नहीं आ सका। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम स्वच्छंद और संयत है। उसे कहीं भी रीति के बंधे बंधाए सांचों में ढालने का प्रयास नहीं किया। उसमें भाव प्रवण हृदय की सच्ची अनुभूति है, कहीं भी कृत्रिमता नहीं है, न ही कोई छिपाव और दुराव है। कवि घनानंद कहते हैं, अतिसूदो स्नेह को मार्ग है जाने को सयान पपांक नहीं, जहाँ सांच चले आपन पोत झिझके कपटी जे निशांक नहीं। बड़ा सुंदर पद है ये, कि अतिसूदो स्नेह को मार्ग है। प्रेम का मार्ग तो अत्यंत सरल और सीधा सा है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, जहाँ चतुरता का बिल्कुल भी रंच भर भी काम नहीं है। यहाँ साँचे चले आपन पो, और यहाँ जो सच्चे लोग हैं वो अपनापन, अहंकार, अपनत्व, मैं की भावना छोड़कर जो चलता है। झिझके कपटी जे निशांक नहीं, और कपटी जो मन से है वो झिझकता है, एक कदम भी उसमें रख नहीं पाता है उस प्रेम के रास्ते पर।
बिहारी आदि कवियों की कल्पना की स्वतंत्र उड़ान में स्वामी सुखाय की भावना का व्याघात भी उपस्थित हो जाता है। यानी बिहारी ने भी अपने जयसिंह जैसे राजा के लिए स्वामी ने सुखाय या की बात कही थी, लेकिन इन कवियों के लिए स्वामी ने सर्वांतः सुखाय है ही नहीं, वो स्वांतः सुखाय के लिए इन्होंने लिखा है। चमत्कार प्रदर्शन और कवि दंगलों में प्रतियोगिता की प्रवृत्ति के कारण रीतिबद्ध कवियों में दूर की कोड़ी पकड़ने से भद्दापन आ गया है। वो पांडित्य प्रदर्शन में ही पड़े रह गए थे रीतिबद्ध कवि, किंतु रीतिमुक्त कवियों का प्रेम इन सभी विवृत्तियों से मुक्त है। इनके प्रेम में शुद्ध हृदय का योग है, बुद्धि की कतर ब्योंत नहीं है। ये प्रेम उनकी आत्मा की पुकार है। रीतिबद्ध कवियों में गढ़ी गढ़ाई नायिकाओं के प्रतिमान हैं, तो ये कवि प्रेम के स्वच्छंद गायक हैं। इनके काव्य में रीति का विशेष आदर नहीं है। यदि कहीं इनमें रीति का निर्वाह हुआ भी है तो परोक्ष रूप से। इन्होंने रीति की, कहते हैं ना, अपने पूंछ पकड़ कर नहीं चले हैं कि हमें तो रीतिकाल है और रीति की बात कर रहे हैं, हमसे पहले के कवियों ने कही है तो हम तो इसी का ही पृष्ठ पेषण करेंगे, ऐसा नहीं है। इन्होंने उसको पकड़ कर नहीं चले, अनायास अगर आ गई तो आ गई है। ये इनका प्रेम एक निष्ठ है, इसमें लोकोपवाद की तनिक भी चिंता नहीं है। इनके पास प्रेम की सच्ची अनुभूतियां हैं और उन्होंने उदात्त रूप से वर्णन किया है। अगला बिंदु आता है हमारा श्रृंगार के संयोग और वियोग पक्ष का वर्णन। वैसे तो इन कवियों ने श्रृंगार के उभय पक्षों का वर्णन किया, दोनों ही पक्षों का, संयोग और वियोग दोनों का ही वर्णन किया है, किंतु इनकी मनोवृत्ति वियोग पक्ष में अधिक रमी है। कारण स्पष्ट है, संयोग में बाहरी जगत की प्रधानता होती है। संयोग में देखोगे तो आप संसार होगा, माया होगी, मोह होगा, ये होगा। वियोग में क्या होगा, आंतरिक अनुभूति होगी, तो वहाँ संसार के बाहरी जगत दिखाई देता है। वियोग पक्ष में कवि की दृष्टि अंतर्मुखी होती है, वह अंतःस्थल के प्रेम की अतुल गहराइयों तक बैठने के लिए आतुर रहता है, अतः उसमें क्रियाशीलता बनी रहती है। यह एक तथ्य है कि विरह अनुभूति का स्वरूप जितना तीव्र होता है वह मिलन पक्ष में नहीं। इन रीतिमुक्त कवियों की विरह विषयक धारणा अत्यंत विलक्षण है। घनानंद ने कहा है, ये कैसी संयोग न जानी परे न जो वियोग न क्यों हूँ विचोहत है। यानी ये कैसा संयोग है जो समझ नहीं आ रहा है। वियोग न क्यों हूँ विचोहत है, जिसको संयोग होते हुए भी लगता है कि वियोग ही हावी रहता है और ये वियोग में बिछड़ना ही लिखा हुआ है। इन कवियों ने प्रेम की अथाह पीर है और उस पीर को पहचानने के लिए पीर भरा हृदय अपेक्षित है। घनानंद के शब्दों में समझे कविता घनानंद की है आंखन प्रेम की पीर तकी। यानी घनानंद कविता कहता है, मेरी कविता को तो वही समझ पाता है जिनके ही आँखिन प्रेम की पीर तकी, जिसका हृदय रूपी आँख है वो प्रेम की पीड़ा को समझता है, वही घनानंद की कविता को समझ पाता है। घनानंद आगे भी कहेंगे कि मैं तो लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मोही कवित बनावत, कि लोग तो मर पच करके, क्योंकि रीतिकाल के कवियों ने सारा पांडित्य प्रदर्शन किया, मार अलंकार ठूसे, मार रीति, मार उनका आचार्यत्व रहा, लेकिन वो कहते हैं कि लोग है लागी कविता बनावत, मर पच करके कविता बना रहे हैं, मोही तो मेरे कविता बनावत, और मैं तो खुद को कविता के माध्यम से ढाल रहा हूँ, यानी अपने ही आप को कविता में उजागर कर रहा हूँ। ये घनानंद आगे चलकर कहेंगे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इन कवियों की प्रेम पीर को सूफी काव्य से प्रभावित माना है। उन्होंने कहा है, इस स्वच्छंद परिभाषा है, इन स्वच्छंद कवियों ने फारसी काव्यगत वेदना की विवृत्ति के साथ इस प्रेम पीर का स्वागत किया। इनकी रचना में वियोग के आधिक्य का कारण यही है, लौकिक पक्ष में इनका आधिक्य का कारण यही है। लौकिक पक्ष में इनका विरह निवेदन फारसी काव्य की वेदना की विवृत्ति से प्रभावित है और अलौकिक पक्ष में सूफियों की प्रेम पीर से। घनानंद और बोधा के काव्य में प्रेम की अनन्यता है। रीतिमुक्त धारा के सभी कवि प्रेम के उपासक हैं। इन्हें प्रेम विहीन संसार निस्सार प्रतीत होता है। आनंद अनुभव होत नहीं बिना प्रेम जग जान, के वह विषयानंद के ब्रह्मानंद बखान। कहते हैं आनंद के अनुभव के बिना ये प्रेम है संसार में किस तरह से प्रकट किया जाए। विषयानंद के ब्रह्मानंद बखान, और जो विषय वासनाओं में या विषय के आनंद में पड़े रहते हैं वो ब्रह्मानंद का वर्णन कैसे कर सकता है। ब्रह्मानंद यानी प्रेम को इन्होंने ब्रह्म के आनंद के समान बताया, ब्रह्म स्वरूप बताया है। इनके प्रेम में न तो कहीं छिपाव और दुराव है और न ही कहीं चमत्कार प्रदर्शन। इनका प्रेम बहिर्मुखी न होकर अंतर्मुखी अधिक है, अतः इसमें हृदय की मार्मिक सूक्ष्म अनुभूतियाँ हैं और सौंदर्य की महीन से महीन बारीकियाँ हैं। वस्तुतः ये प्रेम हृदय और सौंदर्य के सच्चे पारखी हैं। आगे अगला हमारा बिंदु है, हम अगले क्लास में करेंगे। धन्यवाद।